हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्लास 12। इसके रिगार्डिंग हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारी 3rd वीडियो है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो 2020-21 वाला बैच है वो हमारी यूनिट 2 में इंक्लूड होता है, और जो 2019-20 वाला बैच है उसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूनिट 3 के अंडर कवर हो रहा था। और इसके अलावा जो हमारा अभी करंट बैच है 2021 वाला, उसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें एडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूड हुए हैं। यानी कि जो 1920 वाले बैच का सिलेबस है वो तो पूरा इंक्लूड है ही है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लाइक न्यूमेरिक फंक्शन, डेट फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस भी डाटाबेस में इंक्लूड हुए हैं। हमने जो स्टार्ट किया है, हमने पहले एग्रीगेट फंक्शंस और ऑर्डर बाय क्लॉज से स्टार्ट किया था। हम पहले उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो कि 1920 वाले बैच के लिए भी हैं, क्योंकि उनका एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुआ है। 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, तो उनकी भी रिवीजन हो जाए, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़े हैं ये टॉपिक्स उनके लिए भी बेनिफिट हो सके, तो इसलिए पहले हम उस पार्ट को कवर कर रहे हैं और उसके बाद जो एडिशनल टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं हम उसे कवर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 2 वीडियोस देखी हैं उन्हें याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टॉप किया था टाइप ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस पे। इससे पहले हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हमने एसक्यूएल फंक्शंस जो है हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, और दोनों तरीके के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ ये एक तरीके से समराइज किया हुआ है। Now that you have learnt different type of functions, let us talk about their broad categories. जब हमने हर तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है तो हमने उन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। SQL सपोर्ट मैनी एंड मैनी फंक्शंस। SQL जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है। ऑल दीज फंक्शंस कैन बी जनरली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होती है वो होती है हमारी सिंगल रो और स्केलर फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जो इंडिविजुअल रोज पे वर्क करते हैं और हर रो के लिए यूनिक आउटपुट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जितनी रोज पे वो ऑपरेट होंगे उतनी ही आउटपुट रोज वो हमें रिटर्न करेंगे। और सेकेंड टाइप होती है मल्टीपल रो फंक्शन। मल्टीपल रो फंक्शन को हम ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस भी कहते हैं। ये वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रोज पे एक साथ एक्शन परफॉर्म करते हैं और आउटपुट में हमें सिंगल रो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करते हैं बट आउटपुट में एक सिंगल रो देते हैं, इसलिए हम इन्हें मल्टीपल रो या ग्रुप फंक्शन भी कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर डाटाबेस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि ग्रुप फंक्शंस कौन से होते हैं, इंडिविजुअल फंक्शंस कौन से होते हैं। वहां से आपको ये सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे कुछ भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइए कि वीडियोस जो हैं वो आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। Now our next point is सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं मैंने अभी आपको बता ही दिया है। इट वर्क्स विद अ सिंगल रो एट अ टाइम, जो एक टाइम पे एक ही रो पे एक्ट करते हैं। अ सिंगल रो फंक्शन रिटर्न रिजल्ट फॉर एवरी रो ऑफ अ क्वेरी टेबल, यानी कि जिस टेबल पे हमने फंक्शन लगाया है उस टेबल की हर रो के लिए हमें रिजल्ट जो है वो रिटर्न करते हैं। मल्टीपल रो और ग्रुप फंक्शन किस पे वर्क करते हैं? दे वर्क विद डाटा ऑफ मल्टीपल रोज एट अ टाइम एंड रिटर्न एग्रीगेटेड वैल्यू, यानी कि वो मल्टीपल रोज पे एक साथ काम करते हैं बट रिटर्न क्या करते हैं? एग्रीगेटेड वैल्यू, उनकी समरी एक सिंगल वैल्यू। मल्टीपल रो फंक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे कि सम फंक्शन, काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज। लाइक हमने नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड की हैं, उनकी अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम एवरेज फंक्शन यूज करते हैं। उनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मिन फंक्शन यूज करते हैं। उन रोज में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। हमने कितनी रोज पे फंक्शन अप्लाई किया है अगर हमें वो काउंट करना है उसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करते हैं। और किसी पर्टिकुलर फील्ड की समेशन के लिए, एडिशन के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। The difference between these 2 type of function
is in the number of rows they acted upon. दोनों तरह के फंक्शंस में मेन डिफरेंस क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज पे वो एक्ट कर रहे हैं. अ सिंगल रो फंक्शन वर्क विद द डाटा ऑफ सिंगल रो एट अ टाइम एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट. जो सिंगल रो फंक्शन है वो एक बार में एक ही रो पे काम करते हैं और एक ही रिजल्ट जो है रिटर्न करते हैं. मल्टीपल रो फंक्शन वर्क विद अ ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न अ सिंगल रिजल्ट फॉर दैट ग्रुप. यानी कि मल्टीपल फंक्शन जो है ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करते हैं लेकिन रिजल्ट ये भी सिंगल ही रिटर्न करते हैं. ठीक है, अब ये हमने समरी पढ़ ली कि कौन कौन से दो तरीके के अभी तक हमने फंक्शन स्टडी किए हैं. नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुपिंग रिजल्ट्स. अभी तक हमने सिर्फ ग्रुप फंक्शंस पढ़े कि ग्रुप पे हम कौन कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बट हम रिजल्ट की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं अब हम वो पढ़ेंगे. अभी तक जब हमने ग्रुप बाय फंक्शंस का एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया तो हमने पूरी टेबल पे उन फंक्शंस को लगाया था. यानी कि पूरी टेबल में जैसे हमारे पास अगर सैलरी कॉलम है तो अगर हमें सम सैलरी करना है तो उस टेबल में जितनी एंट्रीज हैं उन सबका हमने सम किया. मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी हमने कंप्लीट पे अप्लाई की, या फिर अगर वेयर क्लॉज की हेल्प से हम उसमें कुछ कंडीशंस लगा पाते थे. बट अगर हमें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं हमने जो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमें डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कैलकुलेट करनी है या फिर हमें डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है, अगर हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का. जिन स्टूडेंट्स को एग्रीगेट फंक्शंस नहीं आते हैं या उन्होंने नहीं पढ़े हुए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप सेकंड पार्ट देखें, क्योंकि हमने जो टेबल सेकंड वीडियो में यूज की है हम उसी टेबल को यहाँ कंटिन्यू करेंगे. और जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो भी ग्रुप बाय कमांड में यूज होते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो ये समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. The group by clause combines all those records that have identical value in a particular field. Group by clause क्या कहता है कि एक फील्ड की आइडेंटिकल वैल्यूज वाली रोज को आपस में कंबाइन कर देता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले क्योंकि हम हर चीज का प्रैक्टिकल साथ साथ करते चलते हैं तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ. ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है. यहाँ पे हम एक क्वेरी पेज ओपन कर लेते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में एक टेबल क्रिएट की थी एम्प्लॉय टेबल, तो हम एक बार उसका डाटा देख लेते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. पहले हमने जिस टेबल में इसे किया था हमें उस टेबल को एक बार ओपन करना पड़ेगा. हमने डाटाबेस ऑर्गेनाइजेशन में थी ये टेबल, तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस को ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड. कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. अब हम उस टेबल की पर क्वेरी करेंगे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे. तो ये देखिए ये हमें ईएमपी टेबल का सारा डाटा मिल गया. आई होप ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि पहले जब हमने यही सेम कमांड एग्जीक्यूट की थी तो हमें एरर क्यों मिला था, क्योंकि जब भी हम किसी डाटाबेस को यूज कर रहे होते हैं तो उसे यूज करने के लिए उसे ओपन करना जरूरी होता है. और एसक्यूएल में ओपन करने के लिए हमारे पास क्वेरी क्या होती है, यूज स्पेस डाटाबेस का नाम. तो हमने ऑर्गेनाइजेशन नाम का डाटाबेस क्रिएट किया था, तो हमने यहाँ यूज ऑर्गेनाइजेशन किया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस जो है वो ओपन हो गया. और अब हम इसी डाटाबेस पे जो है वो क्वेरीज अप्लाई कर रहे हैं. तो हमने फर्स्ट जो क्वेरी लिखी वो हमने की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, यानी कि एम्प्लॉय टेबल की जो सारी डिटेल्स हैं वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 10 रोज थी और कॉलम्स थे हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर. ये 7 कॉलम्स हैं हमारे पास और हमने 10 रोज इसमें एंटर करवाई थी. अब यहाँ पर देखिए ये टोटल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर हमें मान लीजिए डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप ये डिपार्टमेंट वाले कॉलम को देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे पास
तीन ही डिपार्टमेंट हैं, 10, 20 और 30। तो इन तीनों डिपार्टमेंट की अगर हमें सैलरी का सम चाहिए कि डिपार्टमेंट नंबर 10 को टोटल कितनी सैलरी जा रही है, डिपार्टमेंट नंबर 20 को टोटल कितनी सैलरी जा रही है, या फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 को टोटल कितनी सैलरी जा रही है, तो ये हम किसकी हेल्प से कर पाएंगे। अब यहाँ तो हम एग्रीगेट फंक्शन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम सिंपली सम फंक्शन लगाएंगे तो वो पूरे कॉलम का सम कर देगा सैलरी वाले, वो डिपार्टमेंट वाइज सम करके हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसी चीज को समझने के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज का। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है कि किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड का नाम हमने दिया है ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर, उसकी आइडेंटिकल वैल्यूज वाली रोज को एक साथ एक ग्रुप में कंबाइन कर देता है। अगर आप इस टेबल पे अप्लाई करो, मान लीजिए मैं यहाँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर अगर करूंगी, तो उस केस में क्या होगा कि सेम डिपार्टमेंट नंबर वाली रोज जो है वो एक साथ क्लब हो जाएंगी, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 वाली रोज का एक ग्रुप बन जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर 20 वाली रोज का एक ग्रुप बन जाएगा, और डिपार्टमेंट नंबर 30 वाली रोज का एक ग्रुप बन जाएगा। टोटल 3 ग्रुप बन जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप बाय जॉब करती हूँ, तो ग्रुप बाय जॉब के केस में भी क्या होगा, जितनी हमारे पास यूनिक है, जैसे फर्स्ट हमारी एनालिस्ट थी, तो जिन जिन रोज में जॉब एनालिस्ट है उन सबका एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये फर्स्ट रो है हमारी, उसके बाद 6, 7 और 8, इन 4 रोज में जॉब क्या है, एनालिस्ट, तो एक ग्रुप इसका बन जाएगा। सेकंड हमारा मैनेजर का बन जाएगा, उसमें मैनेजर वाले में कितनी रोज होंगी, सेकंड रो आएगी, और 9th और 10th टोटल 3 रो आएंगी। सिमिलरली एक जॉब कौन सी हमारी, डेवलपर, डेवलपर वाले में का ग्रुप बन जाएगा, और उसमें भी कितनी रो आएंगी, 3 रो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रो। तो इस तरीके से जब हम जॉब के बेसिस पे ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे तो वहां भी हमारे 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो ग्रुप बाय क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर फील्ड पे हमने ग्रुप बाय क्लॉज लगाया है, उस फील्ड की सेम वैल्यूज जहां भी होंगी जिस भी रोज में, वो सब एक साथ क्लब हो जाएंगी, एक ग्रुप बना लेंगी। आई होप ये पॉइंट जो है वो सब स्टूडेंट्स को समझ आया हो। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड पर ग्रुप, और इस ग्रुपिंग की हेल्प से क्या होता है, हम हर ग्रुप की एक इंडिविजुअल समरी जो है वो बना सकते हैं इफ ग्रुप फंक्शंस आर यूज्ड विद इट, अगर हमने इसके साथ ग्रुप फंक्शंस को यूज किया हो तो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम पहले ग्रुप, इससे ये ग्रुप बाय पढ़ने से पहले जब हमने ग्रुप फंक्शंस पढ़े थे, एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े थे, तो वो पूरे टेबल पे अप्लाई होते थे। लेकिन जब हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ उन फंक्शंस को यूज करेंगे तो वो पूरी टेबल पे अप्लाई नहीं होंगे, वो जितने हमारे ग्रुप्स हैं उन सब पे अलग अलग अप्लाई होंगे। ठीक है। In other words, the group by clause is used in select statement to divide the table into groups, कि select statement के अंदर हम टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं, कि जो हमारी एक टेबल है वो पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए, उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प लेते हैं। ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम or with aggregate function, in which case the aggregate produces a value for each group. ग्रुपिंग जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉलम नेम पर भी हो सकती है और किसी एग्रीगेट फंक्शन के बेसिस पर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी जो है मेथड यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। अब यहाँ पर ये हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ग्रेड। अब हमें अगर हर ग्रेड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं तो उसके लिए हम कौन सी कमांड को यूज करेंगे। अब इसे समझने से पहले आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी कि ये टेबल आखिर क्या है, तभी आप उस पर कमांड लगा पाएंगे, उस पर क्वेरी लिख पाएंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो टेबल यूज की थी आपकी बुक में, सेम टेबल जो है वो पूरे चैप्टर में यूज हो रही है। मैं ये स्क्रॉल अप करके आपको अभी एक बार दिखा देती हूँ कि वो कौन सी टेबल है। ये देखिए, ये है हमारी EMPL टेबल। अब इस टेबल पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें क्या गिवन था कि हर ग्रेड में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें काउंट करना है। ग्रेड का मतलब होता है जॉब।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें यानी कि हर जॉब प्रोफाइल के अंडर कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सेलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सेलेक्ट क्या लगाएंगे, एक तो हमें जॉब डिस्प्ले करवानी है, दूसरा उस जॉब प्रोफाइल के अंडर कितने लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे यूनिक जॉब कौन कौन सी हैं, ये जो हाईलाइट की हुई है इस कॉलम में वही हमारी यूनिक जॉब्स हैं। क्लर्क, सेल्समैन, मैनेजर, प्रेसिडेंट और एनालिस्ट। क्लर्क के अंडर कितने एम्प्लॉय आते हैं हमारे, फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ पे ये अनूप जो है वो क्लर्क की पोस्ट पे है, देन जतिन एंड देन मीता, यानी कि 4 जो है वो क्लर्क है हमारे एम्प्लॉयज में से। सेल्समैन कितने हैं, अन्य सेल्समैन है, सीट सेल्समैन है, उसके बाद मोमिन है सेल्समैन, यानी कि 3 हो गए। देन फोर्थ कुलदीप भी सेल्समैन है, तो यहाँ पे क्लर्क भी 4 थे और सेल्समैन भी कितने हो गए, 4 हो गए। इसके बाद मैनेजर है, मैनेजर महादेवन है, बीना और श्याव्स एंड 3 ही मैनेजर है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि मैनेजर वाली कैटेगरी में 3 लोग हो गए। 4 क्लर्क थे, 4 सेल्समैन, 3 मैनेजर। इसके बाद नेक्स्ट आया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंडर जो है एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है, यानी कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट जो है वो एक ही होगा। और उसके बाद बचा कौन, एनालिस्ट। तो एनालिस्ट हमारे स्कॉट एंड फाके, ये दोनों जो है वो एनालिस्ट की पोस्ट पे हैं, तो 2 हमारे पास एनालिस्ट हो गई। ठीक है, 4 क्लर्क, 4 सेल्समैन, 3 मैनेजर और 2 एनालिस्ट और 1 प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम इसके आउटपुट यहाँ पे देखेंगे जो हमने क्वेरी की थी। ये देखिए, ये हमारी क्वेरी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए आउटपुट हमारा सेम वही है। क्लर्क के अंडर 4, सेल्समैन 4, मैनेजर 3, एनालिस्ट जो है वो 2 है हमारे पास और प्रेसिडेंट कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट चाहिए कि हर जॉब प्रोफाइल के अंडर जो है कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब हमें इसके लिए क्वेरी लिखनी है। जब भी हमें क्वेरी लिखनी होती है, इवन जब हम पाइथन में कोडिंग करते थे तब भी हमेशा हमारी अप्रोच यही रहती है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, उसके बाद ही हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी हमने लिखी सेलेक्ट जॉब, यानी कि एक तो हमें क्या डिस्प्ले करना है, जॉब वाला कॉलम डिस्प्ले करना है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या सेलेक्ट क्वेरी में क्या क्या लिखा, जॉब, और जॉब के साथ हमने क्या लिखा, काउंट स्टार। अब जब यहाँ पे आपने काउंट स्टार लिखा है तो बेसिकली काउंट स्टार करता क्या है, यहाँ पे हमने कोई कॉलम नेम नहीं दिया काउंट के अंदर, तो ये टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करता है, किसमें, पूरी की पूरी टेबल में। बट यहाँ पे हमें पूरी टेबल का काउंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर जॉब के अंडर कितने एम्प्लॉयज आते हैं उनका काउंट। तो इसलिए हमने क्वेरी में क्या ऐड किया, ग्रुप बाय जॉब। जब हमने ग्रुप बाय जॉब क्लॉज लिखा तो उसने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारा फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होता है कि फ्रॉम टेबल ईएमपीएल टेबल को उसने सर्च किया। उस ईएमपीएल टेबल में क्या किया, ग्रुप बाय जॉब्स की जॉब के बेसिस पे ग्रुप बनाए। जब उसने जॉब के बेसिस पे ग्रुप बनाए तो टोटल कितने ग्रुप बन गए, 5 ग्रुप बन गए। तो जब यहाँ पे ये जॉब डिस्प्ले हुआ तो वो 5 ही नाम जो है डिस्प्ले करेगा, जो 5 ग्रुप बने थे वो। और जब ये काउंट स्टार लगाया तो ये काउंट स्टार उन 5 ग्रुप्स पे अलग अलग वर्क करेगा, क्योंकि काउंट स्टार जो है एग्रीगेट फंक्शन है, ये ग्रुप्स पे वर्क करता है। पहले जब हम करते थे हम सिंपल कमांड लिखते थे, ग्रुप बाय यूज नहीं करते थे, तो उस केस में हमारे पास 2 सिचुएशन होती थी, या तो इंडिविजुअल रोज और या फिर एक कंप्लीट टेबल। तो इंडिविजुअल रोज पे तो ये काम करता नहीं था, तो ये पूरी टेबल को एक ग्रुप मान के उस पे एक्ट करता था। बट यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन अलग है, अब हमारे पास जॉब के बेसिस पे 5 ग्रुप बने हुए हैं और ये तो ऑब्वियसली ग्रुप फंक्शन है, तो ये उन 5 ग्रुप्स पे जो है अप्लाई हो जाएगा और हर
ग्रुप के अंदर जितनी रोज होंगी उन्हें काउंट करके डिस्प्ले करवा देगा। तो आई होप ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये ग्रुप बाय फंक्शन जो है वो कैसे एक्ट कर रहा है। ग्रुप बाय अप्लाइज द एग्रीगेट फंक्शन independently to a series of groups that are defined by having a filled value in common। तो ग्रुप बाय जो है वो क्या करता है, एग्रीगेट फंक्शन को इंडिपेंडेंटली हर ग्रुप पे अप्लाई करता है, वो ग्रुप्स जिनकी फील्ड्स जो है कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद इससे पहले कि हम प्रैक्टिकली करके देखें, हम बुक से थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस पार्ट का। Now consider the following query which is also grouping record based on department number। अभी जो हमने ऊपर वाली क्वेरी पढ़ी उसमें क्या हो रहा था, जॉब के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट किए थे। अब यहाँ पे ये जो क्वेरी है ये क्या कर रही है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट स्टार, सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ उन्होंने पहले आपको क्वेरी दी हुई है और आपको समझना है कि ये क्वेरी क्या कर रही है। अब यहाँ पे आप ये देखिए EMPL टेबल से सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स बनाए। ठीक है, और जब डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप बनाए तो यहाँ भी हमारी टेबल में 3 ही डिपार्टमेंट नंबर थे, 10, 20 और 30। ठीक है, तो 3 ग्रुप बन गए, एक ग्रुप बन गया डिपार्टमेंट नंबर 10 का, दूसरा ग्रुप बन गया डिपार्टमेंट नंबर 20 का और तीसरा ग्रुप बन गया डिपार्टमेंट नंबर 30 का। तो वही तीनों डिस्प्ले हो गए डिपार्टमेंट नंबर्स। अब जब काउंट स्टार लगाया तो हर डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ रोज जो है वो काउंट हो गई। यहाँ आप ये देखिए, ये आउटपुट टेबल आपको गिवन है। यहाँ जब ग्रुप बने तो एक ग्रुप बना डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए, एक 20 के लिए और एक 30 के लिए। काउंट स्टार की हेल्प से क्या हुआ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 की टोटल कितनी रोज है, तो वहां पे 3 रोज थी तो 3 डिस्प्ले हुआ। डिपार्टमेंट नंबर 20 की टोटल कितनी रोज है, 5। डिपार्टमेंट नंबर 30 की टोटल कितनी रोज है, 6। ठीक है, अब डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज को टोटल कितनी सैलरी जा रही है वो हमें कैसे पता चला, सम सैलरी। क्योंकि जब हमने सम सैलरी लगाया तो सम सैलरी भी किस पे अप्लाई हुआ, हर ग्रुप पे। यानी कि पहले डिपार्टमेंट नंबर 10 वाले ग्रुप की जितनी भी सैलरीज थी उनका सम किया, फिर डिपार्टमेंट नंबर 20 की जितनी सैलरीज थी उनका सम किया, फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 की जितनी भी सैलरीज थी उनका सम किया। तो इस तरीके से हर ग्रुप की सैलरीज का सम करके यहाँ डिस्प्ले हुआ। तो बेसिकली इस क्वेरी से हमें आउटपुट में क्या मिला कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और उन एम्प्लॉयज को टोटल कितनी सैलरी जो है वो जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, as you can make out that the above query is displaying count of record and sum of salary in each group and the groups are formed on the basis of department number। के डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुप्स फॉर्म हुए और वो डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और उनकी सैलरीज का सम कितना है, ये दोनों चीजें जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। From the above output, you can make out that department number 10, in department number 10, there are 3 employees and total of all salaries is 8,750. In department number 20, there are 5 employees and their total salary is 10,885 and so on. ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म करते हैं और उनपे हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब एक बार हम इस पार्ट को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये EMPL टेबल आपके सामने है कि हमने जो एम्प्लॉय टेबल बनाई थी उसमें कौन कौन सी एंट्रीज हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी डिटेल्स हैं। एक तो एम्प्लॉय नंबर, ऑब्वियसली एम्प्लॉय नंबर जो है हर एम्प्लॉय का यूनिक होगा तो इस पे ग्रुप बाय लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। एम्प्लॉय नेम भी जो है वो ज्यादातर हमेशा यूनिक ही होंगे या रिपीटेड भी होंगे, तो भी हमारा कोई यूज नहीं होता है कि हम एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग करें कि इस नाम के सारे एम्प्लॉयज को एक साथ इकट्ठा करना है या इस नाम के सारे एम्प्लॉयज को। बट अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमारी टेबल में हम जॉब के बेसिस पे इजीली ग्रुपिंग कर सकते हैं और हम डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे जो है इजीली ग्रुपिंग
कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो आप सैलरी के बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हो कि जिनको सेम सैलरी मिल रही है उनका एक ग्रुप बना दो, जिनको सेम कमीशन मिल रहा है उनके ग्रुप्स अगर आपको देखने हैं। इस तरीके से आप जिस पे चाहो वो ग्रुप्स लगा सकते हो। ठीक है, अब जब हमें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। अब सबसे पहले मान लीजिए हम जॉब वाइज ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट में हमने क्या शो कर दिया, जॉब। ठीक है, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP ग्रुप बाय। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज के अंडर हम वो कॉलम नेम प्रोवाइड करेंगे जिसके बेसिस पे हमें ग्रुपिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी थी तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से देखिए टोटल हमारे कितने ग्रुप्स बने, 3 ग्रुप्स बने। ठीक है, अब हमारा इसका तो इतना कोई यूज नहीं है कि सिर्फ हमें ये काम तो हम डिस्टिंक्ट जॉब वाली क्वेरी की हेल्प से भी कर सकते थे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP। वो क्वेरी भी हमारा यही सेम काम करती। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP। ठीक है, अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं तो देखिए आउटपुट मुझे इस केस में भी बिल्कुल सेम मिला। बट द थिंग इज कि जब हमने ये सिंपल सेलेक्ट क्वेरी लगाई है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP, अब अगर मुझे यहाँ पे हर ग्रुप की यानी कि एनालिस्ट की सैलरीज का सम देखना है, डेवलपर्स की सैलरी का सम देखना है और मैनेजर्स की सैलरी का सम देखना है, तो मैं कैसे लगाऊंगी? मेरे पास तो ग्रुप थोड़ी बने हुए हैं कोई कि हम ग्रुप की जो एग्रीगेट फंक्शन हम लगा सकें। या फिर अगर मुझे ये चेक करना है कि टोटल कितने एनालिस्ट हैं, कितने डेवलपर हैं, कितने मैनेजर हैं, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, जो हमने ग्रुप बाय कमांड की हेल्प से लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमने जब ग्रुप बाय जॉब किया तो हमारे टोटल कितने ग्रुप्स बने, 3 ग्रुप्स बने, क्योंकि यहाँ पे 3 नाम जो है शो हो रहे हैं। अब अगर मुझे ये देखना है कि एनालिस्ट की सैलरी का सम कितना है, डेवलपर्स की सैलरी का सम कितना है और मैनेजर्स की सैलरी का सम कितना है, तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दूंगी, हम यहाँ पे लगा देंगे सम सैलरी फंक्शन। सम फंक्शन यूज किया और उसके साथ ब्रैकेट में हमने क्या प्रोवाइड किया, कॉलम नेम सैलरी, क्योंकि हमें सम किसका करना था, सैलरी का। तो अब जब हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो ये देखिए हमें जॉब मिली और जॉब के साथ साथ उन सबकी सैलरी का सम मिला कि एनालिस्ट की टोटल सैलरी कितनी है, डेवलपर्स की टोटल सैलरी कितनी है और मैनेजर्स की। आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो उस कॉलम की कोई हेडिंग जो है वो अपने आप से शो नहीं होती, क्योंकि ये हमारी टेबल का कोई कॉलम नहीं है, ये हमने खुद से क्रिएट किया है। तो जब हमने इसे अभी खुद से क्रिएट किया है तो हमें इसे नाम भी खुद से देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने नेम क्या दे दिया, टोटल सैलरी। जो भी हम नेम प्रोवाइड करेंगे उसे हम कोट्स में करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा मान लीजिए अगर हमें फाइंड, यहाँ पे मैं एक बार ये आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अब आपके कॉलम की हेडिंग क्या आ रही है, टोटल सैलरी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे ये देखना है कि कितने एनालिस्ट हैं हमारी टेबल में, कितने डेवलपर, कितने मैनेजर, यानी कि हमें काउंट स्टार अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट अलग से क्वेरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट जॉब काउंट स्टार, यानी कि टोटल कितनी एंट्रीज हैं हमारे हर ग्रुप में, और इसके लिए हम कॉलम नेम क्रिएट कर देते हैं टोटल एम्प्लॉइज। फ्रॉम टेबल EMP ग्रुप बाय किससे करेंगे हम, जॉब से। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमें टोटल एम्प्लॉयज मिल गए कि हर जॉब में कितने टोटल एम्प्लॉयज थे। हमारी टेबल में 4 एनालिस्ट थे, 3 डेवलपर थे और 3 मैनेजर थे। आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मान लीजिए मुझे सम सैलरी और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक साथ डिस्प्ले करवाने हैं तो वो भी काम हम कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा आ जाएगा सम सैलरी एज टोटल सैलरी। ठीक है, अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, अब हमें ग्रुप जॉब के बेसिस पे जो है हमारे ग्रुप्स क्रिएट हुए और हर ग्रुप में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं और उन सबको मिला के सैलरी कितनी मिल रही है वो हमें यहाँ से डिस्प्ले हो गया। मान लीजिए हमें ये भी जानना है कि चलो अब हमें ये तो पता चल गया 4 एम्प्लॉय हैं, चारों की सैलरी का सम जो है वो 27,700 है। अगर हमें इनकी एवरेज सैलरी भी कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए भी फंक्शन जो है हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एवरेज फंक्शन लगा देंगे। एवरेज किसका कैलकुलेट करना है, सैलरी का, तो एवरेज सैलरी एज, उसे कॉलम नेम दे देंगे। ठीक है, अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे सिंटेक्स एरर, ये देखिए हम यहाँ से एस सेलेक्ट करना भूल गए थे, हमने सेलेक्ट जो है गलत किया। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में हमें हर बार जो है क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसलिए कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमें ग्रुप वाइज जो है टोटल एम्प्लॉयज भी मिले, उनकी सैलरी भी मिली और उनकी एवरेज सैलरी भी हमें यहाँ से कैलकुलेट होके शो हो गई। तो आई होप ये पार्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट नंबर वाइज जो है क्रिएट करना है, तो पहले हम एक बार टेबल डिस्प्ले करवा लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी को एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी टेबल थी। मान लीजिए अब हम इसमें डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास 10 है, 30 है, 20 है, 3 डिपार्टमेंट है, तो यानी कि 3 ग्रुप क्रिएट होंगे। तो हम देख लेते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, और हर डिपार्टमेंट की हमें एवरेज सैलरी दिखानी है, या फिर हम मैक्सिमम सैलरी जो है वो चेक कर लेते हैं हर डिपार्टमेंट की। इससे आपकी सारे एग्रीगेट फंक्शंस भी जो है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो हमने काउंट, सम, एवरेज ऊपर यूज कर लिया है। अब मान लीजिए हम हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी शो करना चाहते हैं, तो हमने डिपार्टमेंट नंबर लिया, मैक्सिमम सैलरी उनकी शो करवा रहे हैं फ्रॉम टेबल ईएमपी। अब यहाँ पे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ग्रुप बाय, और इस बार हमें किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब इसके बाद हम इस क्वेरी को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें आउटपुट में 3 रो मिलेंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट जो थे वो 3 इंडिविजुअल डिपार्टमेंट थे, तो 3 ग्रुप बने और तीनों की ये मैक्सिमम सैलरी जो है वो हमें शो हो गई। हमने यहाँ पे कोई कॉलम नेम जनरेट नहीं किया था। आप चाहें तो यहाँ कॉलम नेम जनरेट कर सकते हैं, मैक्स सैलरी, इस तरीके से। और अब जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कॉलम की, जहां पे ये अभी आपको नो कॉलम नेम दिखाई दे रहा है, इसमें हमारी कॉलम हेडिंग आ जाएगी मैक्सिमम सैलरी। ये देखिए यहाँ पे अब क्या शो हो रहा है, मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप ये चीज जो है वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड ग्रुपिंग। ठीक है, विद ग्रुप बाय क्लॉज यू कैन क्रिएट ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स, कि ग्रुप बाय कमांड की हेल्प से हम एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग की, कि हमने जॉब वाइज ग्रुपिंग कर ली, हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर ली, बट हम एक के अंदर दूसरा ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। Such type of grouping is called nested grouping, और इस तरीके की ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, nested grouping कहते हैं। ठीक है, this can be done by specifying in group by expression, और ये भी हम group by expression की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, where the first field determine the highest group level। अब जब हम group by clause के अंदर कॉलम नेम्स लिखेंगे, तो सबसे पहले हम जिस कॉलम का नाम लिखेंगे, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फील्ड होगी वो हमारा हाईएस्ट ग्रुप लेवल होगा, यानी कि पहले उस फील्ड के बेसिस पे, उस कॉलम के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट होंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने सेकंड कॉलम नेम लिखा होगा, तो पहले वाली के बेसिस पे जितने भी ग्रुप्स बने उन सब ग्रुप्स के अंदर फर्दर डिवीजन हो जाएगी किसके बेसिस पे, सेकंड फील्ड के बेसिस पे। अब मान लीजिए मैंने पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की, तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की तो मेरे टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3 ग्रुप्स, एक डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए, एक डिपार्टमेंट नंबर 20 के लिए और एक डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए। बट अगर मैंने लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब, यानी कि पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो और उसके बाद जॉब के बेसिस पे, तो वहां पे हमारा हाईएस्ट ग्रुप लेवल कौन सा हुआ, डिपार्टमेंट नंबर। तो यानी कि पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे 3 ग्रुप्स डिवाइड हो गए। अब सेकंड नंबर पे हमने क्या लिया है, जॉब, यानी कि हर ग्रुप के अंदर ये जो हमारा पहला ग्रुप बना है, इस ग्रुप में जितनी भी रोज होंगी वो सारी रोज जो है फर्दर डिवाइड हो जाएंगी ग्रुप्स में, किसके बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे। हमारे पास टोटल 5 जॉब थी, डेवलपर था, एनालिस्ट, मैनेजर, क्लर्क और सेल्समैन, ये 5 फील्ड थी। बट अब जरूरी नहीं है ना कि पांचों जॉब्स इस वाले ग्रुप में लाई करती हो, तो जितनी यूनिक जॉब्स इस ग्रुप में होंगी उतनी यहाँ पे ग्रुप फॉर्म हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड था हमारा डिपार्टमेंट नंबर 20, इसके अंदर भी जॉब के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली जो थर्ड ग्रुप था डिपार्टमेंट नंबर 30, उसके अंदर भी जॉब्स के बेसिस पे ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हमारी हो गई सेकंड लेवल ग्रुपिंग। अब अगर हमने किसी थर्ड कॉलम का नाम भी दिया है, तो मान लीजिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 में सिर्फ एनालिस्ट और क्लर्क थे, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर हमारे फर्दर 2 ग्रुप बने। अब उन 2 ग्रुप्स के अंदर भी जो भी हमने थर्ड कॉलम दिया होगा उसके बेसिस पे जो है वो ग्रुपिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हायरार्की चलती जाती है, पहले फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग, फिर सेकंड कॉलम के, फिर थर्ड कॉलम के, इस तरीके से। ठीक है, तो और इस टाइप की ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड ग्रुपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी बुक है उसमें ये टॉपिक इन्होंने यहीं पे स्टॉप कर दिया है और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो पहले हम एक बार नेस्टेड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये चीज समझा देती हूँ, उसके बाद हम बुक से फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नेस्टेड ग्रुपिंग के अलावा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया है। नेस्टेड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल इन्होंने बाद में आपको दिया हुआ है, बट हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी ही टेबल से देखते हैं। हम पहले एक बार मैं आपको ये टेबल दिखा देती हूँ। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो हमें ये टेबल मिल गई। अब इस टेबल में अगर हम डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो मुझे टोटल कितनी रोज मिलेंगी, 3 रो मिलेंगी। ठीक है, तीनों डिपार्टमेंट नंबर वाली, यानी कि देखिए 3 ग्रुप बन गए। बट अगर मैं यहाँ डिपार्टमेंट नंबर के साथ जॉब भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, और यहाँ भी डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब, ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब, यानी पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो और फिर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हो। तो जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए हमारा रिजल्ट क्या आया। ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर 10 में हमारे एनालिस्ट और डेवलपर्स थे, इसके अलावा और कोई जॉब प्रोफाइल नहीं थी, तो इसके हमारे 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में एनालिस्ट थे, डेवलपर थे, मैनेजर, तो इसकी 3 रो हो गई। और डिपार्टमेंट नंबर 30 में एनालिस्ट भी थे और मैनेजर भी, तो इसके ये फर्दर 2 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ देखना था, सिर्फ जब हमें ये चेक करना था कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं, तो हमने सिंपली क्या कर दिया था, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर और उसके लिए काउंट स्टार यूज कर लिया था। बट अब अगर मुझे क्वेश्चन मेरा ये है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर भी, फॉर एग्जांपल हम साथ साथ इसे करके देख लेते हैं, पहले सिर्फ इतना पार्ट देख लेते हैं दोबारा से। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो मैं सिंपली यहाँ काउंट स्टार लगा देती थी इस तरीके से, और इसका आउटपुट हमें क्या मिलता था
कि जितने डिपार्टमेंट हैं उन सबके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 4 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट नंबर 30 में 3 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन कह रही हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 एम्प्लॉयज तो हैं, बट इसमें से कितने एम्प्लॉयज जो हैं वो एनालिस्ट हैं, कितने मैनेजर हैं, कितने डेवलपर हैं, मुझे ये चेक करना है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं और उनमें कितने कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे डिपार्टमेंट के अंदर जॉब वाइज ग्रुपिंग करनी है, तो इसलिए हम यहाँ डिपार्टमेंट के अंदर जो है ग्रुप बाय में जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ पे भी फिर हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, जॉब भी डिस्प्ले करवा देंगे। और अब ये जो एग्रीगेट फंक्शन काउंट स्टार अप्लाई होगा ये कौन से ग्रुप्स पे होगा, डिपार्टमेंट नंबर प्लस जॉब। ठीक है, अब अगर मैं आपको इस क्वेरी का एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो हमें आउटपुट जो है वो अलग मिलेगा, लेकिन सम आप देखिएगा यही सेम होगा। ठीक है, हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 में एक एनालिस्ट था, ठीक है, और 2 डेवलपर थे, टोटल 3 एम्प्लॉय। डिपार्टमेंट नंबर 20 में 2 एनालिस्ट थे और 1 डेवलपर था और 1 मैनेजर था। डिपार्टमेंट नंबर 30 में 1 एनालिस्ट था और 2 जो थे वो क्या थे, मैनेजर थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हुई और डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वो जॉब वाइज ग्रुपिंग हो गई। तो इस तरीके की ग्रुपिंग को हम कहते हैं नेस्टेड ग्रुपिंग। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आया होगा। इसमें भी अगर आप फर्दर लगाना चाहो तो और भी ग्रुपिंग्स लगा सकते हो। मान लीजिए मैं यहाँ ग्रुपिंग कर देती हूँ सैलरी के बेसिस पे, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं शो करवा देती हूँ सैलरी। अब ये क्वेरी हमारी क्या शो कर रही है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है और उस जॉब प्रोफाइल में भी सेम सैलरी वालों की ग्रुपिंग करो और फिर काउंट शो करो कि एक डिपार्टमेंट के अंदर सेम जॉब प्रोफाइल वालों को में कितने एम्प्लॉयज को सेम सैलरी जो है वो मिल रही है। ठीक है, इस क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए टोटल हमें कितनी रोज मिल गई, 10, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में सबकी सैलरी जो थी अलग अलग थी। यहाँ देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 में एनालिस्ट था, एनालिस्ट की सैलरी 6000 समथिंग थी। डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 डेवलपर थे लेकिन दोनों की सैलरी जो है अलग अलग थी। अब ध्यान दीजिए जब डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की थी तो सिर्फ 3 रो थी, 10, 20 और 30। जब डिपार्टमेंट प्लस जॉब वाइज ग्रुपिंग की तो डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर बाइफिकेशन हो गई थी। डिपार्टमेंट नंबर 10 की 2 रोज बनी थी, एनालिस्ट और डेवलपर। 20 की 3 रोज बनी थी, एनालिस्ट, डेवलपर और मैनेजर। और 30 की 2 रो बनी थी, एनालिस्ट और मैनेजर। तो टोटल 7 रोज थी। अब जब सैलरी आई तो एनालिस्ट के अंदर तो एक ही सैलरी थी तो ये एक ही ग्रुप बना। यहाँ पे डेवलपर के अंदर 2 रो थी लेकिन दोनों की सैलरी अलग अलग थी तो वो दोनों फिर से डिवाइड हो गए। यहाँ पे 20 वाले ग्रुप में पहले ही 3 रो थी, एनालिस्ट, डेवलपर और मैनेजर। अब एनालिस्ट में 2 सैलरी थी तो अगेन यहाँ पे ये ग्रुप डिवाइड हो गया और सिमिलरली डेवलपर का, मैनेजर का। तो आई होप ये नेस्टेड ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया हो। थोड़ा सा टिपिकल है बट अगर एक बार आपके माइंड में लॉजिक क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इतने एग्जांपल्स दूं कि आपके माइंड इस वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बट फिर भी अगर आपको लगे कि आपको और एग्जांपल्स की जरूरत है या आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेस्टेड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल हम बाद में भी देखेंगे और अभी हम जब हैविंग क्लॉज पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इससे रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। See, there are multiple records having same value for field department number. अब ये जो है इन्होंने इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये लाइन बोली है कि यहाँ पे जब हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर किया तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैविंग सेम वैल्यू फॉर फील्ड डिपार्टमेंट नंबर वी कैन ग्रुप रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड डिपार्टमेंट नंबर। तो जब हमने डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग की तो जिन जिन रोज में सेम डिपार्टमेंट नंबर था वो क्या होगी, आपस में क्लब कर गई, रिकॉर्ड मतलब एक ग्रुप बना लिया उन्होंने। फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ग्रुप, कि अब डिपार्टमेंट वाइज जो ग्रुप बने अगर हमें उनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करना है
यू नीड टू इशू अ क्वेरी स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब ये क्वेरी किस तरीके से लिखी है, जब हमें टेबल की सारी एंट्रीज काउंट करनी होती थी तब भी हम सिंपली लिख देते थे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय या सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पे जब हमने टेबल के अंदर ग्रुपिंग की तो हमें उनके एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो भी अगर हमने सिंपली सिर्फ इतना लिख दिया सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, तो इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो गई। हमारे पास तीन वैल्यू थी 10, 20, 30, तो तीन ग्रुप बन गए 10, 20 और 30। बट डिस्प्ले में सेलेक्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, काउंट EMPNO, यानी कि हमने डिस्प्ले क्या करवाया है, सिर्फ एम्प्लॉयज की काउंटिंग। तो हमारा आउटपुट जो है वो इस तरीके से शो हुआ। हमारे पास ये आ गए, एक डिपार्टमेंट मतलब एक ग्रुप में 3 एम्प्लॉय हैं, एक ग्रुप में 5 एम्प्लॉय हैं और एक ग्रुप में 6 एम्प्लॉय हैं। बट यहाँ से हमें ये पता नहीं चला कि किस डिपार्टमेंट नंबर में कितने एम्प्लॉयज हैं, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 एम्प्लॉयज हैं या डिपार्टमेंट नंबर 20 में 3 एम्प्लॉयज हैं या डिपार्टमेंट नंबर 30 में, या डिपार्टमेंट नंबर 10 में 5 एम्प्लॉयज हैं या डिपार्टमेंट नंबर 20 में 6 एम्प्लॉयज हैं। हमें नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। इसलिए जब भी हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि सेलेक्ट के अंदर हम वो फील्ड जरूर डिस्प्ले करवाएं जिसके बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस क्वेरी इज, तो ये यहाँ पे आपको रिजल्ट शो किया गया है इस क्वेरी का। बट कैन यू मेक आउट दीज आर एम्प्लॉय काउंट फॉर विच डिपार्टमेंट, की ये जो एम्प्लॉय काउंट है ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए है। To get this information, you may modify the select list as this. तो इस वाले आउटपुट को सही करने के लिए हमें अपनी क्वेरी में क्या चेंज करना पड़ेगा, जिस फील्ड के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग की है उस फील्ड को भी सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुपिंग की और डिपार्टमेंट को शो भी करवाया। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से हमें क्लियर है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 5 एम्प्लॉयज हैं और डिपार्टमेंट नंबर 30 में जो है वो 6 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और ये रिजल्ट जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा क्लियर है। बट वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट while grouping, you should include only those values in the select list that either have the same value for a group or contain a group aggregate function. यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हम इस तरीके की क्वेरी लिखते हैं तो उस केस में जब भी मतलब हमने ग्रुप बाय क्लोज को यूज किया है तो उस केस में जब भी हम सेलेक्ट में कॉलम्स के नाम लिखते हैं तो वहां हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम या तो सिर्फ उन कॉलम्स के नाम लिख सकते हैं जिनके बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी कि जिनकी सेम वैल्यू है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। अब यहाँ देखिए डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू जो थी सेम थी, 3 ग्रुप बने थे, हर ग्रुप में सेम डिपार्टमेंट नंबर था क्योंकि उसी के बेसिस पे ग्रुपिंग हुई है। तो बेसिकली या तो उन कॉलम्स के नाम लिख सकते हैं जिनके बेस पे ग्रुपिंग हुई है और या फिर एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस लिख सकते हैं क्योंकि वो ग्रुप फंक्शन जो है वो हर ग्रुप पे अप्लाई हो जाएंगे। बट यहाँ पे हम कोई ऐसा कॉलम नहीं लिख सकते जिसके बेसिस पे ना तो ग्रुपिंग हो रही है और ना ही वो कोई ग्रुप फंक्शन है, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो मैच नहीं कर पाएगा। लाइक इन द अबव, जो हमने अबव क्वेरी लिखी है, the first expression department field has same value for a group and other expression count employee number contain a group function। तो उस क्वेरी में एक डिपार्टमेंट नंबर लिखा था जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही थी और दूसरा जो था हमारा एग्रीगेट फंक्शन था। MySQL as such would not create any error even if you include a non-group expression। non-group expression का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि अगर आपने सेलेक्ट लिस्ट के अंदर कोई ऐसा कॉलम दे दिया है जिसके बेसिस पे ना तो ग्रुपिंग हो रही है और ना ही वो किसी ग्रुप फंक्शन का नाम है, तो उस केस में भी MySQL जो है वो आपको एरर प्रोवाइड नहीं करता। अ नॉन ग्रुप फील्ड और एक्सप्रेशन
is the field that has different value in rows belonging to the group. नॉन ग्रुप फील्ड को इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि नॉन ग्रुप फील्ड या फिर नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, वो एक्सप्रेशंस, वो फील्ड्स जिनकी ग्रुप की हर रो के लिए अलग वैल्यू है। अब जैसे अगर आप ऊपर वाली क्वेरी का ही एग्जांपल लो, तो आपने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की थी, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 की अलग रोज बनी, डिपार्टमेंट नंबर 20 की अलग रोज बनी और डिपार्टमेंट नंबर 30 का अलग ग्रुप बना, अलग रोज बनी। अब जब काउंट स्टार लगाया तो फर्स्ट ग्रुप पे भी काउंट वो अप्लाई हो गया, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। लेकिन अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो ग्रुप जो हमारा डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसके लिए कौन सा एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले होगा। अब डिपार्टमेंट नंबर 10 की तो एक ही रो है, अब उस एक रो में कौन सा एम्प्लॉय नंबर जो है वहां पे शो होगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, ये हमारा आउटपुट था। अब यहाँ पे ये दोनों तो ग्रुप फील्ड्स थी। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी फील्ड दे दूं, मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय नेम दे दिया, अब इस डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए कौन सा एम्प्लॉय नेम जो है वो शो होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 एम्प्लॉयज है, तीनों का नाम अलग अलग है, तो वो यहाँ कैसे डिस्प्ले हो पाएगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंडर 5 एम्प्लॉयज हैं, तो उनका नाम जो है यहाँ कैसे डिस्प्ले होगा। 5 रो तो आ नहीं सकती, यहाँ पे तो एक ही रो है, तो एक ही एम्प्लॉय का नाम आएगा। तो इसलिए जो नॉन ग्रुप फील्ड एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम सेलेक्ट लिस्ट में नहीं लिखते जब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर रहे होते हैं। MySQL में हमें कोई एरर नहीं मिलता, बट कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें एरर मिलता है। तो इसलिए किसी में जिसमें एरर मिलता है वहां तो क्लियर हो ही जाता है कि आप नहीं लिख सकते। MySQL आपको एरर नहीं देता, बट स्टिल इसका आउटपुट जो है वो एम्बिगुअस हो जाता है, तो वहां आपको चीजें समझ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, इन दिस केस इट विल रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ग्रुप फॉर दैट नॉन ग्रुप फील्ड। जब हम कोई भी नॉन ग्रुप फील्ड देते हैं तो आउटपुट में हर ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, सेलेक्ट के अंदर हमने डिपार्टमेंट नंबर दिया, काउंट एम्प्लॉय नंबर दिया और मैनेजर दिया। हम 3 फील्ड डिस्प्ले करवा रहे हैं फ्रॉम EMPL टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की तो 3 ग्रुप बन गए, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 30, तीनों डिस्प्ले हुए। काउंट EMPNO किया, डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितनी रोज है उनका काउंट डिस्प्ले हुआ, डिपार्टमेंट नंबर 20 में जितनी रोज है उनका काउंट डिस्प्ले हुआ, डिपार्टमेंट नंबर 30 में जितनी रोज है उनका काउंट डिस्प्ले हुआ। बट जब मैनेजर डिस्प्ले होना स्टार्ट हुआ तो मैनेजर वाले कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंडर जब हुआ तो समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे कौन से मैनेजर का नाम शो होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर 3 एम्प्लॉय थे, तीनों का मैनेजर भी अलग अलग होगा। तो यहाँ ये जो मैनेजर नेम आ रहा है, मैनेजर का नंबर आ रहा है, ये कौन सा मैनेजर है हमें नहीं पता। सिमिलरली डिपार्टमेंट 20 के अंदर 5 एम्प्लॉयज थे, उन 5 में से ये किसका मैनेजर है ये आपको नहीं पता। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 30 के 6 एम्प्लॉयज थे, तो ये किसका मैनेजर है, यू डोंट नो। तो इसलिए जब हमने कोई भी नॉन ग्रुप फील्ड इंट्रोड्यूस की तो उसका आउटपुट जो है वो हमें समझ नहीं आता है। ऑल्दो यहाँ पे ये लॉजिक ये होता है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो फर्स्ट मैनेजर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये टेबल दिखाऊं, ये देखिए ये हमारी टेबल है। यहाँ पर इस टेबल में देखिए डिपार्टमेंट नंबर 20 का जो मैनेजर है वो कौन है, फर्स्ट एंट्री कौन सी है, 8902। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 30 के लिए 8698 और डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए जो है वो देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए मैनेजर कौन है, नल। तो इसीलिए वहां आउटपुट में एंट्रीज क्या आ रही थी, नल, 8902 और 8698, क्योंकि हर ग्रुप की सिर्फ जो फर्स्ट एंट्री थी वो हमारे आउटपुट में डिस्प्ले हो गई। बट ये लॉजिक इसका कुछ नहीं बनता है और ये हमारे रिजल्ट को भी जो है वो गलत बनाती है, इसलिए हम जनरली इसका यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा ग्रुप बाय के अंदर सेलेक्ट लिस्ट में उन्हीं फील्ड्स के नाम देते हैं जो या तो ग्रुप फील्ड है और या फिर ग्रुप फंक्शन है। टू क्रिएट अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप दैट इज नेस्टेड ग्रुप। अब जो टॉपिक इन्होंने वहां छोड़ा था वो यहाँ से दोबारा बुक में आपकी कंटिन्यू हो रहा है।
कि अगर आपको एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप क्रिएट करना है, यानी कि नेस्टेड ग्रुप क्रिएट करना है, यू नीड टू स्पेसिफाई मल्टीपल फील्ड्स इन द ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। तो आपको ग्रुप बाय एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के नाम जो है लिखने पड़ेंगे। इफ यू हैव अ लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ EMPL टेबल, अगर आप EMPL टेबल को ही कंसीडर करो, you can make out that there exists a group of jobs within the department group। कि अगर आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर रहे हो तो उन ग्रुप्स के अंदर भी आपके जॉब वाइज ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एज देयर आर सेम वैल्यू ऑफ जॉब फील्ड इन वन डिपार्टमेंट ग्रुप्स रिकॉर्ड। ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट के ग्रुप के अंदर जॉब की भी मल्टीपल फील्ड्स हैं, तो इसलिए आप उनके बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हो। और उसे करने के लिए आप कमांड क्या लिखोगे, ऑलरेडी मैं आपको प्रैक्टिकली ये कमांड करके दिखा चुकी हूँ। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब, यानी कि पहले डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो, फिर जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग हो, और फिर हर डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये आउटपुट आप यहाँ से देख ही सकते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर 3 जॉब थी, तो उसकी 3 रोज बन गई, क्लर्क, मैनेजर और प्रेसिडेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर जो है 3 जॉब प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही थी। एक एम्प्लॉय क्लर्क था, एक एम्प्लॉय मैनेजर था और एक एम्प्लॉय जो है वो प्रेसिडेंट था। डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर 2 एनालिस्ट थे और 2 क्लर्क थे और एक मैनेजर था। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर 1 क्लर्क था, 1 मैनेजर था और 4 सेल्समैन थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की और डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमने किसके बेसिस पे ग्रुपिंग की, जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग की। तो आई होप नेस्टेड ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे, क्योंकि हैविंग क्लॉज जो है वो कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है, हैविंग क्लॉज के बाद हमारा ग्रुप बाय वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में बेसिकली हमारे 3 ही टॉपिक कवर थे, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शन। जो हमने DBMS की फर्स्ट वीडियो ली उसमें हमने ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्कस किया था, सेकंड में एग्रीगेट फंक्शन और थर्ड में आज हम ग्रुप बाय क्लॉज कर रहे हैं। तो इस आज की वीडियो जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट से जो है हम SQL जॉइंस एंड इंडेक्सेस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप्स। जब हमें सिंपल क्वेरीज में कंडीशन लगानी होती थी तो वहां हम वेयर क्लोज का यूज करते थे, क्योंकि वेयर क्लोज जो है वो क्या करता था, इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता था। जैसे हर रो आई, हर रो पे चेक करता था कि क्या वो रो जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। बट जब हमने टेबल में ग्रुप्स बना दिए और हम ग्रुप्स पे कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो जब हमें ये चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप किसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं, उस केस में हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते। उस केस में हमें हैविंग क्लॉज की जरूरत पड़ती है। द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन कॉन्ट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज। कि वेयर क्लॉज जो है वो इंडिविजुअल रोज पे कंडीशन प्लेस करता था, बट हैविंग क्लॉज जो है वो किस पे कंडीशन प्लेस करता है, ग्रुप्स पे। While where condition cannot include aggregate functions, having conditions can do so। जब हम where clause लिखते थे तो where conditions के अंदर आप aggregate functions का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि where condition जो है वो individual rows पे लगती थी। तो obviously individual rows पे हम group functions को नहीं लिख सकते थे, बट हैविंग कंडीशन जो है वो ग्रुप्स पे लग रही है, तो ग्रुप्स पे हम ग्रुप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो अब हम हैविंग कंडीशन के एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो इन्होंने दिया, टू कैलकुलेट एवरेज ग्रोस एंड टोटल ग्रोस फॉर एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू E4 ग्रेड द कमांड वुड बी। अब अगर आपको टेबल में से E4 ग्रेड वाले एम्प्लॉयज की सैलरी की एवरेज निकालनी है और उनकी सैलरी का टोटल निकालना है, तो आप क्या करोगे,
अब सबसे पहली चीज तो क्योंकि आपको एवरेज निकालनी है और टोटल निकालना है, यानी कि आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। जब आपको एग्रीगेट फंक्शन यूज करने पड़ रहे हैं, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो ग्रुप पे वर्क करता है। अगर आपने ग्रुप बाय यूज नहीं किया तो वो पूरी टेबल की एवरेज कैलकुलेट कर देंगे और पूरी टेबल की ग्रॉस कैलकुलेट कर देंगे, बट वो तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ E4 ग्रेड की चाहिए। तो एग्रीगेट फंक्शन पूरी टेबल पे अगर वर्क कर गए तो वो तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, हमें तो E4 ग्रेड चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेड के बेसिस पे ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, कि हमने ग्रुप बाय ग्रेड किया और उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया एवरेज ग्रॉस और सम ग्रॉस। तो अब हर ग्रेड की एवरेज सैलरी कैलकुलेट हो गई और सम सैलरी, ग्रॉस का मतलब सैलरी होता है। तो जब ग्रुप बाय ग्रेड करके हमने किया तो हर ग्रुप की एवरेज ग्रॉस और हर ग्रुप की सम ग्रॉस जो है वो कैलकुलेट हो गई। बट हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से ग्रुप की डिस्प्ले करवानी थी, E4 ग्रेड की। तो इसलिए हमने कंडीशन क्या लगा दी, हैविंग ग्रेड इज इक्वल टू E4, यानी कि पहले तो ग्रेड के बेसिस पे ग्रुप्स बने, फिर उनकी एवरेज और सम कैलकुलेट हुआ उनकी सैलरीज का, उसके बाद डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ किसका हुआ, जहां पे ग्रेड क्या था, E4 था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने ग्रुप बाय क्लॉज पे हैविंग की हेल्प से क्या की, कंडीशन लगाई। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकली करके देखें, हमारी जो टेबल थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, हम एक बार इसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये हमारी टेबल है। अब इस टेबल के अंदर अगर मैं चाहती हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज की सैलरी का सम देखना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, अब हमें सैलरी का सम चाहिए तो मुझे सम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP। बट अगर मैं सिर्फ इतना करके छोड़ूंगी तो पूरी टेबल की सैलरी का सम हो जाएगा, यानी कि ये जो सैलरी वाला पूरा कॉलम है इस पूरे का सम हो जाएगा, क्योंकि सम फंक्शन तो ग्रुप्स पे वर्क करता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पूरी टेबल पे नहीं करना, मुझे तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का चाहिए। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 का चाहिए तो हम ग्रुप बाय अप्लाई कर देंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब सिर्फ अगर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर भी किया तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे 3 ग्रुप बन गए और वो तीनों की सैलरी का सम डिस्प्ले करवाएगा। जैसे कि अगर हम इसे रन भी करें, ऑल्दो हम इसे कई बार करके देख चुके हैं, बट स्टिल ये हमने रन किया तो इसने तीनों ग्रुप्स की सैलरी का सम जो है वो हमें डिस्प्ले करवा दिया। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट नंबर की का चाहिए, 10 का। तो हमें इस पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन किसकी हेल्प से लगाएंगे, हैविंग क्लॉज की हेल्प से। हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10, यानी कि जहां डिपार्टमेंट नंबर 10 है सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप की सैलरी का सम जो है वो डिस्प्ले हो। तो ये देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक रो मिली। यहाँ पे ये ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी अगर हम यहाँ डिपार्टमेंट नंबर भी डिस्प्ले करवा लेंगे तो। ठीक है, अब मैं इसे आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर 10 की सैलरी का सम जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब भी आपको ग्रुपिंग करके कोई भी कंडीशन लगानी हो तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये कहती हूँ, जैसे ये हमारी टेबल थी, ये हमारी टेबल है, मुझे ये चाहिए कि डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर जितनी डिपार्टमेंट नंबर 20 ले लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर डेवलपर्स कितने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है। डिपार्टमेंट नंबर 20 में डेवलपर वाली जो जॉब प्रोफाइल है उसके अंडर कितने एम्प्लॉइज जो हैं वो काम करते हैं, मुझे ये क्वेरी लिखनी है। तो इसके लिए अगर हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करें तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, जॉब, और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, काउंट, कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में डेवलपर जॉब प्रोफाइल के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवाया, जॉब काउंट स्टार,
फ्रॉम EMP। ठीक है, अब एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ग्रुप बाय किया। अब ग्रुप बाय हम किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे हमने पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की और डिपार्टमेंट के अंडर हमने जॉब वाइज ग्रुपिंग की, क्योंकि हमने क्वेश्चन क्या दिया है, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर डेवलपर्स। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने जॉब वाइज ग्रुपिंग करी है, तो यहाँ क्या किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब। ठीक है, बट अगर हमने क्वेरी सिर्फ इतनी लिख के छोड़ दी, ठीक है, तो इस केस में जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी जॉब प्रोफाइल है सबके एम्प्लॉयज का काउंट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे रन किया तो ये एग्जीक्यूट हुई, हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी जॉब प्रोफाइल्स हैं उन सबकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ गई। बट मुझे आउटपुट में सिर्फ क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर डेवलपर्स कितने हैं ये चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, किसकी हेल्प से, हैविंग क्लॉज की हेल्प से। हैविंग डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 एंड जॉब इज इक्वल टू डेवलपर। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से एग्जीक्यूट किया, अब ये देखिए हमें सिर्फ एक रो मिली कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के अंदर डेवलपर्स कितने हैं, 20। हमें डिपार्टमेंट नंबर 10 नहीं, सॉरी, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ 20 चाहिए था। तो 20 के अंदर जब हम देखेंगे 20 में हमारा एक ही डेवलपर था, तो यहाँ से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए डिपार्टमेंट नंबर 20 के अंदर कितने डेवलपर्स हैं, एक डेवलपर है। तो इस तरीके से हम ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर हमें जब भी कंडीशंस लगानी होती हैं तो वो हम किसकी हेल्प से लगाते हैं, हैविंग क्लॉज की हेल्प से। तो एक बार बुक से थोड़े और एग्जांपल्स यहाँ हम देख लेते हैं, इन्होंने जो दिए हुए हैं। और आप यहाँ देख सकते हो ये 8.1 आपको जो दिया हुआ है ये आपको क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, now next question is to display the jobs where the number of employee is less than 3 you use the command। अब हमें वो जॉब्स डिस्प्ले करवानी है जहां पे एम्प्लॉयज जो हैं वो लेस देन 3 हैं। तो यानी कि पहले तो हमें जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है, फिर काउंट करना है कि हर जॉब प्रोफाइल में कितने एम्प्लॉयज हैं, और फिर सिर्फ उन्हें डिस्प्ले करवाना है जहां पे एम्प्लॉयज लेस देन 3 है। तो हमने कमांड क्या लिखी, सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय जॉब, की जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग की और जॉब और उनके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले करवाए। बट यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शुड बी लेस देन 3। तो यहाँ हमने हैविंग क्लॉज की हेल्प से कंडीशन क्या लगा दी, काउंट स्टार शुड बी लेस देन 3। तो सिर्फ वही जॉब्स और उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले होंगे जहां पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 3 से कम है। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी कंडीशन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी इसी वाली टेबल में देखें तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं सेलेक्ट जॉब कोमा काउंट स्टार फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, जॉब के बेसिस पे ग्रुपिंग होगी और हर जॉब के जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिस्प्ले हो जाएंगे अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को रन करेंगे तो। बट मान लीजिए हमें सिर्फ वो जॉब्स डिस्प्ले करवानी है जिनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा देंगे, हैविंग काउंट स्टार, क्योंकि काउंट स्टार की हेल्प से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट हो रहे हैं, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 3। तो इस केस में हमारी सिर्फ एक रो कंडीशन फुलफिल कर रही है और वो एक रो जो है वही डिस्प्ले होगी। इसे अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए हमें सिर्फ एक रो मिली कि सिर्फ एनालिस्ट जो है उनमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 से ज्यादा है, वरना तो जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स है उन सब में एम्प्लॉयज जो है वो 3 से लेस है। ठीक है, The having clause can contain either a simple boolean expression और use aggregate function in the having condition। हमने दोनों के ही एग्जाम्पल पढ़ लिए। हमने having condition में simple expression भी यूज कर लिया
और एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज कर लिए। अभी जो हमने ये लास्ट कमांड की, यहाँ पे हमने हैविंग कंडीशन के अंदर ये एग्रीगेट फंक्शन लिखा, दैट इज काउंट स्टार, और इससे पहले वाली जो थी उनमें हमने सिंपल बुलियन एक्सप्रेशंस लिखे थे। You can include more than one condition in having clause, of course by using logical operators. हम हैविंग कंडीशन के अंदर, हैविंग क्लॉज के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस भी लिख सकते हैं और उन कंडीशन को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से ज्वाइन करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हम यहाँ पे दो ही यूज करते हैं, दैट इज एंड और ओर। एंड का एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको करके भी दिखाया। ये वाला जो एग्जांपल था कि डिपार्टमेंट नंबर 20 होना चाहिए और जॉब जो है डेवलपर की होनी चाहिए। एंड की हेल्प से हम जब भी कंडीशंस को ज्वाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा, और अगर हम और की हेल्प से ज्वाइन करते हैं दो कंडीशंस को तो उस केस में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज कम्युनिकेशन, एवरेज सैलरी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की है, ये देखिए, और हर डिपार्टमेंट की एवरेज कम्युनिकेशन और एवरेज सैलरी डिस्प्ले करवाई है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स की एवरेज कमीशन और एवरेज सैलरी शो हो जहां एवरेज कमीशन 750 से ज्यादा है और एवरेज सैलरी जो है 2000 से ज्यादा है। तो जिन जिन डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी 2000 से बड़ी होगी और एवरेज कमीशन 750 से बड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ वही वाले डिपार्टमेंट और उनकी डिटेल्स जो है वो शो होंगी। सिमिलरली हम हैविंग कंडीशन के अंदर जो है वो और ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं। यू कैन यूज एन एग्रीगेट फंक्शन इन द हैविंग क्लॉज इवन इफ इट इज नॉट इन द सेलेक्ट लिस्ट। हम हैविंग कंडीशन के अंदर उन एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं जो कि सेलेक्ट लिस्ट के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन यूज किया था एग्रीगेट फंक्शन, ये हमारा सेलेक्ट लिस्ट में भी था। यहाँ हमने काउंट स्टार यूज किया, काउंट स्टार हम यहाँ भी डिस्प्ले करवा रहे थे। बट हम हैविंग कंडीशन के अंदर ऐसा भी एग्रीगेट फंक्शन लिख सकते हैं जो कि सेलेक्ट में डिस्प्ले ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी। हमें डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है और उनकी एवरेज सैलरी जो है डिस्प्ले करवानी है, बट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिपार्टमेंट्स की एवरेज सैलरी डिस्प्ले करवानी है जिनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो या तो 3 है या फिर 3 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने काउंट स्टार डिस्प्ले नहीं किया बट फिर भी कंडीशन काउंट स्टार पे लगाई कि जहां ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ रोज 3 या 3 से लेस है, सिर्फ उन्हीं की जो ये डिटेल्स है वो डिस्प्ले होंगी। You can also use in or between operators with having clause. मैं जब 11th क्लास की रिवीजन की जो हमने वीडियोस बनाई थी वहां पे मैंने आपको इन और बिटवीन ऑपरेटर्स भी डिटेल में समझाए थे। तो उन ऑपरेटर्स हमने वहां इन और बिटवीन ऑपरेटर वेयर क्लॉज की रिस्पेक्ट में पढ़े थे कि वेयर क्लॉज में हम इन और बिटवीन को कैसे यूज करते हैं। बट जैसे हम उन्हें वेयर क्लॉज के अंदर अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरीके से हम हैविंग क्लॉज के अंदर भी इन और बिटवीन ऑपरेटर का यूज जो है वो कर सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब कोमा एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कोमा जॉब। हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की, डिपार्टमेंट के अंदर जॉब वाइज ग्रुपिंग की और फिर हमने एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी जो है वो डिस्प्ले करवाई। बट सिर्फ और सिर्फ कौन सी जॉब्स की, क्लर्क और सेल्समैन। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, हैविंग जॉब्स इन क्लर्क कॉमा सेल्समैन। इसे लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, हैविंग जॉब इज इक्वल टू क्लर्क और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन। वो कंडीशन भी आपका सेम काम करेगी। बट अगर आपको दो ही लिखने हैं तो ऑब्वियसली आपने और की हेल्प से कर सकते हो। बट मान लीजिए आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं, तो उस केस में आपके लिए इन ऑपरेटर को यूज करना जो है वो कंपल्शन बन जाता है, क्योंकि अगर आप कोई और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हम हैविंग क्लॉज के अंदर भी इन ऑपरेटर का यूज करके लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली हम हैविंग क्लॉज में बिटवीन ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब कॉमा सम सैलरी फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब।
हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की, उसके अंदर जॉब वाइज ग्रुपिंग की, और हर डिपार्टमेंट की जॉब प्रोफाइल की टोटल सैलरी कितनी है हम वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। बट कंडीशन क्या है कि जो सैलरी का सम है वो 3000 से 7000 के बीच में होना चाहिए, तभी डिटेल्स डिस्प्ले होंगी, अदरवाइज तो ये डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके लिए कंडीशन लगा सकते हैं। जो तरीके हमने वेयर क्लॉज में पढ़े थे कंडीशन लगाने के, वो सारे हैविंग क्लॉज में भी अप्लाई होते हैं। और एक एडिशनल ऑपरेशन हमें क्या मिल जाता है एग्रीगेट फंक्शंस का, कि हैविंग क्लॉज के अंदर हम एग्रीगेट फंक्शंस भी लगा सकते हैं जो कि वेयर क्लॉज के अंदर हम नहीं लगा सकते थे। अब ये नेक्स्ट जो है ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नॉन ग्रुप एक्सप्रेशंस, कि जब भी हम सेलेक्ट लिस्ट के अंदर नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। As mentioned before, if you include a non-group expression in the select list of a query with group by, जब हम group by के साथ select list के अंदर कोई भी non-group expression यूज करते हैं, MySQL will not produce any error। तो MySQL सॉफ्टवेयर जो है वो कोई एरर नहीं देता, rather it will pick value of the specified non-group field from the first row of the group। बल्कि जो non-group field है वो उसकी वैल्यू जो है ग्रुप की पहली रो से पिक कर लेता है। यानी कि मान लीजिए हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की, फॉर एग्जांपल ये जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर किया, तो डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हुई, 3 ग्रुप बने, डिपार्टमेंट नंबर 10 का, डिपार्टमेंट नंबर 20 का और डिपार्टमेंट नंबर 30 का, ठीक है। अब यहाँ से डिस्प्ले क्या करवा रहा है ई नेम और सम सैलरी। सम सैलरी तो ये है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 की सारी सैलरीज का सम, 20 की सारी सैलरीज का और 30 की सारी सैलरीज का। बट एम्प्लॉय नेम कैसे डिस्प्ले होगा, तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट नंबर 10 की जितनी भी रोज हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पे जो रोज आती होगी उसमें जो ई नेम होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 की जितनी भी रोज हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पे जो रोज है वहां से एम्प्लॉय नेम ले लेगा। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 30 की जितनी भी रोज है वहां पे फर्स्ट रो में जो भी एम्प्लॉय नंबर है वो ले लेगा। तो हमें आउटपुट किस तरीके से मिला, ये देखिए आमिर, और फिर यहाँ पे ये सम सैलरी हो गया, ये स्मिथ और ये सम सैलरी और ये अन्य और ये सम सैलरी। बट इस आउटपुट को देखकर अगर कोई किसी के भी सामने ये आउटपुट होगा तो उसे क्या समझ में आएगा कि आमिर की सैलरी 8750 है, स्मिथ की सैलरी 10885 है और अन्य की सैलरी जो है वो 9400 है। बट ये तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट नंबर 10 की सारी सैलरीज का सम है, ये 20 की सारी सैलरीज का सम है और ये 30 डिपार्टमेंट की सारी सैलरीज का सम है, ना कि ये आमिर, स्मिथ और अन्य की सैलरीज है। तो इसीलिए जब भी हम कोई नॉन ग्रुप फील्ड यूज करते हैं तो वहां पे हमें एम्बिगुअस रिजल्ट मिलता है और इसीलिए हम कभी भी उन्हें यूज करना जो है रिकमेंड नहीं करते। MySQL एरर नहीं देता इसलिए हम वहां रिकमेंड करते हैं कि हमें नहीं यूज करनी चाहिए, बट कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो कि उस सिचुएशन में एरर प्रोवाइड कर देते हैं। Thus we recommend not to use non-group expression in group by query unless otherwise necessary। तो जब तक नेसेसरी ना हो हमें किसी भी नॉन ग्रुप एक्सप्रेशन को जो है ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे मैं जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ ये मैं MySQL यूज नहीं कर रही हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है MySQL का तो हमने पढ़ लिया कि वो एरर नहीं देता, वो फर्स्ट वैल्यू पिक कर लेता है, लेकिन SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के केस में क्या होता है वो हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट ई नेम हम ले लेंगे, ठीक है। ई नेम के साथ हमने ले लिया डिपार्टमेंट नंबर और हम ले लेंगे सम सैलरी। फ्रॉम EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो SQL सर्वर स्टूडियो मैनेजमेंट हमें एरर प्रोवाइड कर देता है, कॉलम ई नेम is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function
और द ग्रुप बाय क्लॉज, यानी कि ना तो ये हमारा ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर है और ना ही ये कोई एग्रीगेट फंक्शन है इनेम, इसीलिए हम इसे सेलेक्ट लिस्ट में नहीं लिख सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो तो हमें यहाँ एरर प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर आप माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा। इसीलिए वहां पे रिकमेंड किया जाता है कि आप टाइपिंग करते हुए ध्यान रखें कि आप गलती से भी किसी भी नॉन ग्रुप फील्ड को क्वेरी में यूज ना करें जहां आप ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इस वाले चैप्टर को हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर बाय, सेकंड में एग्रीगेट फंक्शन और थर्ड में ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। इसके साथ ही नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एसक्यूएल जॉइंस और इंडेक्सेस के बारे में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट करके पूछिए और मुझे फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस जो हैं वो समझ आ रही हैं या नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। बाय बाय।